दोस्तों, मैं एहसास एक बार फिर आपके सामने अपने द्वारा लिखी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है मिस्ट्री गर्ल। शनिवार का दिन था। रात का 8 बज रहा था। मौसम खराब होने की वजह से सड़कें भी सुनसान सी दिख रही थी। बारिश अभी ज्यादा तेज नहीं हो रही थी, पर बीच बीच में बादल के तेज गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी। डिटेक्टिव युग कार ड्राइव करते हुए अपने क्लब से लौट रहा था। कार में तेज म्यूजिक बज रहा था। मौसम खराब होने की वजह से युग कार को थोड़ा धीमे ड्राइव कर रहा था। तभी युग का फोन बज उठा। युग ने म्यूजिक बंद कर फोन को स्पीकर पर डाल दिया। वह कॉल युग की असिस्टेंट आरोही का था। हेलो सर। दूसरी तरफ से आरोही की आवाज सुनाई दी। सर, आज भी कोई केस नहीं आया। 15 दिन पहले हम लोगों ने पिशाच लीला केस को हल किया था। तब से बस रोज ऑफिस में बैठकर मक्खी मार रही हूँ। सोचती हूँ 2 दिन के लिए घर ही हो आऊं। इसी बहाने घर वालों को भी अपनी शक्ल दिखा दूंगी। अरे नहीं नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा शहर इतना शांत कभी रह ही नहीं सकता। देखना, परसों तक कोई ना कोई केस जरूर आएगा। युग ने दिलासा देते हुए कहा। तुम ऐसा करो, आज रात एक हॉरर फिल्म देख लो, मन हल्का हो जाएगा। सर, पिछली बार जो हॉरर फिल्म देखी थी उसने मुझे अगली 2 रातों तक सोने नहीं दिया था। अब मैं कभी हॉरर फिल्म नहीं देखूंगी। आरोही ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। देखो, भूतों से कभी डरना नहीं चाहिए, वो बहुत प्यारे। कहते कहते युग खामोश हो गया। क्या हुआ सर? कोई भूत रास्ते में मिल गया क्या? आरोही ने हंसते हुए पूछा। भूत का तो पता नहीं, पर लगता है कि नया केस मिल गया। तुम फोन रखो आरोही, मैं बाद में बात करता हूं। इतना कहकर युग ने आरोही का फोन काट दिया। अब युग की निगाहें रोड किनारे लिफ्ट मांग रही एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने शलवार सूट पहन रखा था। वह पूरी की पूरी बारिश से भीगी थी। उसके माथे पर कुछ भीगी लटें बिखरी हुई थी। उस लड़की ने युग की कार को देखकर हाथ से रुकने का इशारा किया। युग ने कार को लड़की के बगल में रोक दिया और कार का डोर लॉक हटा दिया। वह लड़की दरवाजा खोलकर आगे बैठने लगी। अरे अरे, आप काफी भीगी हैं, आप पीछे बैठ जाइए, युग ने कहा। युग का कहना मान वह लड़की आगे का दरवाजा बंद कर पिछली सीट पर जा बैठी। पीछे साइड में एक सफेद रंग का तौलिया रखा है, वह साफ है, आप उसे यूज कर सकती हैं। युग ने रियर व्यू मिरर से उस लड़की को देखते हुए कहा। लड़की ने तौलिया लेकर अपने बाल और चेहरे को ठीक ढंग से पोंछ लिया। क्या मैं आपको मिस्ट्री गर्ल बुला सकता हूं? युग ने पुनः उस लड़की को देखते हुए पूछा। आई एम सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम ईशानी है, ईशानी पांडे, ईशानी ने कहा। थैंक्स, आपने अपना नाम तो बताया। अच्छा ईशानी जी, आपको कहाँ पर छोड़ दूं? यह सवाल सुनते ही ईशानी के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए, जैसे युग ने तुरंत महसूस किया। मुझे आप वैसे आप किधर जा रहे हैं? ईशानी ने उल्टा युग से ही सवाल कर दिया। मैं तो अपने घर जा रहा हूं, युग ने ना समझते हुए कहा। ठीक है, आप कार ड्राइव करिए, मैं रास्ते में ही कहीं उतर जाऊंगी, ईशानी ने कहा। युग को समझ तो नहीं आया, पर उसने कार आगे बढ़ा दी। ड्राइव करते हुए युग बीच बीच में ईशानी पर एक नजर मार ले रहा था। ईशानी
अब सीट की पुस्त से सिर लगाकर आंख बंद किए लेटी थी। उसके होंठ धीरे धीरे थरथरा रहे थे। शायद वह कुछ गुनगुना रही थी, पर आवाज धीमी होने की वजह से युग उसे सुन नहीं पा रहा था। आप शायद कोई गाना गुनगुना रही हैं, युग ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अगर आप तेज गुनगुनाए तो शायद मेरी बोरियत भी दूर हो जाए। युग की आवाज सुन ईशानी ने अपनी आंखें खोल दी। ईशानी की आंखों की कोर डबडबा आई थी, जिसे उसने झट से अपने हाथों से पोंछ लिया। क्या सुनना चाहते हैं आप? ईशानी ने युग को देखते हुए पूछा। वही जो आप अभी गुनगुना रही थी, युग ने कहा। वह गाना नहीं था, मेरी कविता की कुछ लाइनें थीं, ईशानी ने कहा। अरे वाह, आप कविता लिखती हैं? जरा मुझे भी तो सुनाइए, युग ने खुशी भरे स्वर में कहा। ईशानी ने एक बार गहरी नजरों से युग को देखा और फिर सुनाना शुरू कर दिया। क्यों खत्म हुई मेरी कहानी, मैं गजल भरी तेरी ईशानी, बंद है पलक आंखों में पानी, सांस थम गई मिट गई निशानी। क्यों खत्म हुई मेरी कहानी, मैं गजल भरी तेरी ईशानी। वाह, क्या बात है, बहुत दर्द भरा है आपके शब्दों में, युग ने तारीफ करते हुए कहा। वैसे मेरा घर तो आ गया है, पर आपने अभी तक नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ है। कोई बात नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी, ईशानी ने शाइस्तगी से कहा। यह क्या बात हुई? अगर एक वीरान जगह से लाकर एक अनजान जगह पर ही छोड़ना था तो मैं आपको लाता ही क्यों? युग ने कार रोककर पीछे देखते हुए कहा। आप मुझे कुछ परेशान सी दिख रही है, क्या मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ दूं? नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, ईशानी ने घबराते हुए कहा। तो फिर आप अपना घर बता दीजिए, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, युग ने कहा। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती, ईशानी ने कहा। तो फिर आप मेरे घर चलिए, मैं पहले आपको अपने हाथ की एक कॉफी पिलाऊंगा, फिर अगर आपको सही लगे तो मुझे अपनी परेशानी बता दीजिएगा। अगर आप नहीं बताना चाहें तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको सुबह आपकी बताई जगह पर छोड़ दूंगा। ईशानी युग के लिए भी एक रहस्य दिख रही थी, इसलिए युग उसकी सारी कहानी जानना चाहता था। ठीक है, ईशानी ने स्वीकृति से अपना सिर हिला दिया। ईशानी की स्वीकृति पाकर युग ने अपनी कार सोसाइटी की पार्किंग की ओर मोड़ लिया। कुछ ही देर में युग ईशानी को ले अपने फ्लैट के बाहर खड़ा था। युग ने अपनी जेब से निकालकर एक कार्ड मुख्य दरवाजे के सामने लहराया। ग्रीन लाइट के साथ दरवाजा खुल गया। युग ईशानी को लेकर फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। युग के अंदर दाखिल होते ही पूरे फ्लैट की लाइट स्वतः ऑन हो गई। युग ने ईशानी को ड्राइंग रूम में ही रुकने का इशारा किया और स्वयं अपना बैग लेकर बेडरूम में आ गया। युग ने अपने ऑफिशियल बैग को बेड पर रखा और वार्डरोब खोलकर एक अपना स्लीपिंग सूट निकाला और उसे लेकर वापस ड्राइंग रूम में आ गया। ईशानी अभी भी ड्राइंग रूम में खड़ी आश्चर्य से युग के इस स्मार्ट हाउस को देख रही थी। दीवारों पर कहीं भी कोई स्विच नजर नहीं आ रहा था। आपका घर तो पूरा का पूरा स्मार्ट हाउस है, ईशानी ने कहा। हाँ, टेक्नोलॉजी का तो कुछ ज्यादा ही शौक है मुझे, युग ने मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़े कपड़े ईशानी की ओर बढ़ाते हुए कहा। वो सामने मेरा बेडरूम है, आप वहां जाकर पहले कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूं। कपड़े आपको थोड़े ढीले पड़ेंगे पर काम चल जाएगा। ईशानी ने धीरे से सिर हिलाया और बेडरूम की ओर चल दी। युग किचन की ओर आ गया। युग ने कॉफी बनाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वह तेजी से ईशानी के बारे में सोचता भी जा रहा था। कुछ देर के बाद उसे ड्राइंग रूम से एक खटके का एहसास हुआ। युग ने पलट कर देखा तो ईशानी सोफे पर बैठी दिखाई दी।
कुछ देर में युग एक ट्रे में 2 कप कॉफी लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। युग ने 1 कप कॉफी ईशानी की ओर बढ़ा दिया। ईशानी ने दाहिना हाथ बढ़ाकर कॉफी का मग युग से ले लिया। आपकी कलाई पर बना यह 3 स्टार का टैटू काफी अच्छा है। कॉफी पकड़ते समय ईशानी के हाथ पर बना टैटू युग को दिखाई दे गया। जी थैंक यू, ईशानी ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। वैसे मुझे पता है कि आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं युग। युग ईशानी के मुंह से अपना नाम सुन मन ही मन चौंक गया, क्योंकि शुरू से अभी तक उसने ईशानी को अपना नाम नहीं बताया था और ना ही उसने पूछा था। युग अब थोड़ा सतर्क नजर आने लगा। घबराइए नहीं, मैंने आपका नाम आपके फ्लैट पर लिखा देखा था। यह सुन युग मुस्कुरा दिया। अब उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। ईशानी ने बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम ईशानी है। मैं सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं, पर भोपाल से मास्टर की डिग्री लेने के लिए यहीं के कॉलेज में पढ़ रही हूं। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात कॉलेज में ही पढ़ रहे एक लड़के गगन से हुई। हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। 1 साल सब कुछ अच्छा रहा। गगन मुझे बहुत प्यार करता था। फिर अचानक से धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब वह जरा जरा सी बात पर मुझ पर चिल्लाने लगा। जब मैंने विरोध करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मुझे लगा कि अब मेरा उस घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वहां से छोड़कर आ गई। मेरे मम्मी पापा को भी मेरे लिव इन के बारे में पता चल गया था। उन्होंने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब वहां भी नहीं जा सकती। कभी कभी तो जी करता है कि इतना कहकर ईशानी चुप हो गई। नहीं नहीं, तुम्हें सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, युग ने ईशानी को समझाते हुए कहा। मैं सुसाइड के बारे में नहीं, गगन को मारने के बारे में सोच रही हूं। अचानक से ईशानी का चेहरा गुस्से की अधिकता से दहकने लगा। तुम उसे मारने में मेरा साथ दोगे क्या युग? मैं? नहीं नहीं, मैं हमेशा बचाने के बारे में सोचता हूं, मारने के बारे में नहीं, युग ने घबरा कर कहा। वैसे मरते समय दर्द तो होता ही होगा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? ईशानी एकाएक अजीब से व्यवहार करने लगी। ईशानी का व्यवहार युग समझने की कोशिश कर रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। देखो ईशानी, ये तुम बात बात पर मरने मारने की बातें मत करो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितना दुख हुआ होगा, पर तुम शांत हो जाओ। मैं सुबह तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, युग ने ईशानी को समझाते हुए कहा। पर अगर सुबह हुई ही ना तो? ईशानी ने किसी विक्षिप्त की तरह सिर टेढ़ा कर युग की ओर देखते हुए कहा। सुबह जरूर होगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस समय रात के 10 बज रहे हैं, तुम अभी बेडरूम में जाकर आराम से सो जाओ, युग ने बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं यहीं ड्राइंग रूम में सो जाती हूं, आप बेडरूम में जाकर सो जाओ, अचानक ईशानी ने नॉर्मल होते हुए कहा। युग ईशानी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बेडरूम से लाकर एक कंबल ईशानी को दे दिया और गुड नाइट बोलकर वापस बेडरूम की ओर चला गया। बेड पर लेटने के बाद भी युग को काफी देर तक नींद नहीं आई। वह ईशानी के उस विचित्र व्यवहार के बारे में सोच रहा था। आखिर देर रात युग को नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह ही युग की नींद खुली। आज संडे होने की वजह से युग ने घड़ी में अलार्म नहीं लगाया था, फिर भी वह जल्दी उठ गया, क्योंकि उसे याद था कि घर में ईशानी भी है। युग बिस्तर से उठकर अटैच्ड बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। लगभग 20 मिनट बाद युग फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आ गया। सुबह का 8 बज रहा था। युग को पूरा विश्वास था कि ईशानी अभी भी सो रही होगी, पर युग का सोचना गलत निकला। ईशानी ड्राइंग रूम में नहीं थी। युग ने बाथरूम और किचन को भी चेक कर लिया, पर ईशानी कहीं नहीं थी। ये ईशानी बिना बताए कहां चली गई?
युग मन ही मन बड़बड़ाया। तभी युग की नजर सेंटर टेबल पर रखे एक A4 साइज के सफेद पेपर पर गई, जो कि फ्रूट वाली डलिया के नीचे रखा हुआ था। युग ने आगे बढ़कर उस पेपर को उठा लिया। उस पर लिखा था, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। उम्मीद है आपको बुरा महसूस नहीं होगा। मिस्ट्री गर्ल ईशानी। युग को सेंटर टेबल पर वह कपड़े भी तह करके रखे दिखाई दिए जो उसने कल ईशानी को पहनने को दिए थे। युग ने मुस्कुराकर उस पेपर को वापस सेंटर टेबल पर रखा और फिर किचन में जाकर कॉफी बनाने लगा। कुछ ही देर में युग कॉफी का प्याला और न्यूज़पेपर लेकर सोफे पर बैठा था। युग की नजर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर गई, पर एक न्यूज़ पर नजर जाते ही युग हक्का बक्का रह गया। कल रात MG रोड पर एक लड़की की कार से कुचलकर मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार लड़की का नाम ईशानी पांडे बताया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश सागर की रहने वाली थी। न्यूज़पेपर में एक फोटो भी छपी थी जिसका चेहरा ब्लर था, पर उसके दाहिने हाथ की कलाई पर 3 स्टार वाला टैटू साफ चमक रहा था। यह देख युग तुरंत उछल कर खड़ा हुआ और नहा धोकर पुलिस थाने की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह थाने में था। थाने का इंस्पेक्टर गौरव था, जो कि लकली युग को जानता था। मैं ईशान मर्डर केस के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, युग ने गौरव के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मर्डर केस? गौरव ने चौंकते हुए कहा। अरे भाई, क्यों एक साधारण से एक्सीडेंट को मर्डर केस बनाने पर तुले हो? लड़की रोड से जा रही थी, तभी एक तेज स्पीड कार ने उसे कुचल दिया। कार लड़की के सिर पर चढ़ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार वाला डर की वजह से फरार हो गया। उसकी खोज जारी है। हम आसपास के सभी कैमरों की फुटेज भी चेक कर रहे हैं। घटना स्थल से लड़की का मोबाइल बरामद हुआ है। बस हम उसका लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल? युग ने चौंकते हुए कहा। ईशानी के पास मोबाइल था? हाँ, तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? गौरव ने आश्चर्य से युग को देखते हुए कहा। मोबाइल तो सबके पास होता है। हाँ, पर कल जब वो मुझसे मिली तो उसके पास मोबाइल नहीं था। यह कहकर युग ने कल की पूरी बात गौरव को बता दी। 1 मिनट, क्या कह रहे हो तुम कि कल रात वो तुम्हारे घर पर थी? गौरव ने पूछा। हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह कल कितने बजे तक तुम्हारे घर पर थी? गौरव ने पूछा। यह सुनकर युग थोड़ा अचकचा सा गया। मैं जब उसे ड्राइंग रूम में छोड़कर गया तो रात का 10 बजा था। अब वह मेरे घर से कितने बजे गई इसका मुझे पता नहीं है। तो वह तुम्हारे साथ 10 बजे तक थी। यह कहकर गौरव ने ड्रार खोलकर एक फाइल निकाली और उसमें से एक पेज निकालकर युग के सामने रख दिया। यह रिपोर्ट देखो, यह अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मिला है। यह रिपोर्ट लैब से आई है, जिसमें साफ साफ मौत का समय कल रात 7:45 का दिया हुआ है। अब वह जब 7:45 ही मर चुकी थी तो 10 बजे तक तुम्हारे साथ कैसे थी? जबकि तुम्हारे घर से MG रोड की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। यानी कि कार से भी उसे MG रोड पहुंचने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय तो लगता ही। युग हड़बड़ाकर रिपोर्ट देखने लगा। गौरव सही कह रहा था। रिपोर्ट पर 7:45 ही लिखा था। हाँ, तो मिस्टर डिटेक्टिव, गौरव ने युग को घूरते हुए कहा, तुम यह कहानी क्यों बना रहे हो, बताओगे? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, बल्कि सच कह रहा हूं। पर पर ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट, मुझे ईशानी MG रोड के पास से ही तो मिली थी, और वह भी लगभग 8 बजे के पास ही। तो तो क्या वह ईशानी की आत्मा थी? नहीं नहीं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। युग अपने ही मन में बड़बड़ाता जा रहा था, जिसे देख गौरव बोल उठा। अरे भाई, क्या सोचने लगे, कुछ मुझे भी तो बताओ। अभी बताता हूं, युग ने कहा।
पहले मुझे ये बताओ कि ईशानी का चेहरा तो एक्सीडेंट में कुचल गया है, फिर तुमने यह कैसे जान लिया कि वह लड़की ईशानी ही है? अरे भाई, आज का समय विज्ञान का युग है। मैंने लाश के फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लिया, फिर उसे सरकारी रिकॉर्ड से मिला लिया, बस। गौरव ने कहा। अभी यह दोनों अपनी अटकलें लगा ही रहे थे कि तभी एक सिपाही एक मोबाइल को गौरव की टेबल पर रख गया। सर, तकनीकी विशेषज्ञ ने मोबाइल का लॉक खोल दिया है, अब आप इसे चेक कर सकते हैं। क्या यही ईशानी का मोबाइल है? युग ने मोबाइल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, गौरव ने स्वीकृति में सिर हिला दिया और मोबाइल को उठाकर उसे चेक करने लगा। गौरव थोड़ी देर तक फोन को चेक करता रहा और फिर उसे टेबल पर रखते हुए बोला, इसमें गिनती के ही नंबर सेव हैं, पर कल ईशानी ने 7:30 बजे किसी गगन को कॉल किया था। गगन? गगन उसके बॉयफ्रेंड का नाम था, युग ने कहा। वही इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। तुम गगन को कॉल लगाओ और उसे यहां बुलाओ, उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। युग की बात गौरव को ठीक लगी, इसलिए उसने ईशानी के फोन से गगन का नंबर निकालकर अपने फोन से कॉल लगाया, पर पूरी रिंग चली जाने के बाद भी गगन का फोन नहीं उठा। गौरव ने 15 मिनट के अंतराल में 3-4 बार गगन को कॉल किया, पर फोन एक बार भी नहीं उठा। गगन के फोन नंबर से उसका एड्रेस पता करो, हमें उसके घर जाकर उससे मिलना होगा, युग ने कहा। गौरव ने अपने लैंडलाइन फोन से किसी को कॉल लगाकर गगन का नंबर बता दिया। 5 मिनट के बाद ही गगन का एड्रेस गौरव के पास था। चलो जरा चलकर गगन से भी मिल लें, गौरव ने युग को देखते हुए कहा। युग कुर्सी से खड़ा होकर गौरव के पीछे पीछे चल दिया। युग ने अपनी कार वहीं थाने के पास खड़ी कर दी थी और गौरव की पेट्रोल कार में ही गौरव के साथ चल दिया। लगभग आधे घंटे बाद युग और गौरव गगन के एड्रेस पर खड़े थे। गौरव ने चेक किया, कमरा अंदर से बंद था। युग ने डोरबेल बजा दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। युग ने 2-3 बार और डोरबेल बजाई, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब युग और गौरव को किसी अनजानी आशंका ने घेर लिया। गौरव, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, युग ने कहा। गौरव ने एक क्षण को कुछ सोचा, फिर अपने कंधे की चोट दरवाजे पर मारने लगा। 4-5 प्रयासों के बाद ही दरवाजे की सिटकनी अपनी जगह से निकल गई और दरवाजा खुल गया। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, पर ड्राइंग रूम की एक खिड़की खुली थी। गौरव ने यह देख बेडरूम का दरवाजा खोला। बेडरूम में बिस्तर पर गगन की लाश पड़ी थी। उसके सीने में एक लंबे फल वाला चाकू घुसा हुआ था। पूरे बिस्तर पर खून ही खून बिखरा हुआ था। गगन का फोन कुछ ही दूरी पर मौजूद एक छोटी सी टेबल पर रखा था। उस फोन के नीचे एक सफेद रंग का A4 साइज का पन्ना भी रखा हुआ था। युग उस पन्ने को उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसका पैर कारपेट से उलझ गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। युग का सिर जमीन पर धीरे से टकराया, पर युग ने स्वयं को संभाल लिया। अब युग ने आगे बढ़कर उस पन्ने को उठा लिया, जिस पर लिखा था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है युग, तुम अपने आप सब समझ जाओगे। वैसे मेरा बदला पूरा हुआ, मिस्ट्री गर्ल ईशानी। यह देखकर युग का सिर भन्ना गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी ने गगन को मारा या गगन ने ईशानी को। उधर गौरव ने फॉरेंसिक लैब वालों को फोन करके बुला लिया था। गौरव और युग ने कमरे में मौजूद और किसी सामान को हाथ नहीं लगाया और वह वापस ड्राइंग रूम में आ गए। क्या कहते हो युग, गगन को किसने मारकर अपना बदला पूरा कर लिया? क्या वह ईशानी की ही राइटिंग है? गौरव ने युग से पूछा। यह वही राइटिंग है, इसे ईशानी ने ही लिखा है।
और ये A4 साइज का पेज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा। कहते कहते युग एकाएक चुप हो गया और वह तेजी से कुछ सोचने लगा। क्या हुआ युग, तुम अचानक से चुप क्यों हो गए? गौरव ने युग से पूछा। ईशानी जब कल रात मुझसे मिली तो उसमें बारिश हो रही थी। ईशानी के हाथ में उस समय कुछ नहीं था और उसने शलवार सूट पहन रखा था जिसमें किसी प्रकार के पॉकेट होने की संभावना भी नहीं थी। मेरे फ्लैट में इस प्रकार का A4 साइज वाला पेज नहीं था। फिर ईशानी के पास यह पेज आया कहां से? अगर वह A4 साइज का पेज अपने कपड़ों में छिपाए होती तो वह बारिश से भीग जाता और जगह जगह से मुड़ जाता। पर ईशानी का लिखा पेज बिल्कुल फ्रेश था, यहां तक कि उसमें कोई रिंकल तक नहीं था। फिर मेरे फ्लैट में ईशानी को वह पेज कैसे मिला? और मेरा फ्लैट तो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसने बाहर जाने के लिए मेरा दरवाजा कैसे खोला होगा? वह या तो सिर्फ मेरी आवाज से खुलता है या फिर जिसकी आवाज उसमें रिकॉर्ड हो उसकी आवाज से। ऐसे में ईशानी का वह दरवाजा खोल पाना बिल्कुल असंभव है। अब तो फिर आत्माओं वाली थ्योरी की ओर तो नहीं जा रहा ना? गौरव ने युग की ओर देखते हुए कटाक्ष किया। नहीं नहीं, मैं स्वयं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, पर ये सारी चीजें तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। युग के चेहरे पर अभी भी सोचने वाले भाव थे। एक मिनट, मेरे ड्राइंग रूम में कैमरे भी लगे हैं, मुझे उनकी फुटेज चेक करके देखना चाहिए। यह कहकर युग उठकर खड़ा हो गया। गौरव, तुम यहां को संभालो और गगन की मौत का समय पता करो। मैं तब तक अपने फ्लैट से होकर आता हूं। गौरव ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। युग तुरंत वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने आरोही को अपने फ्लैट पर पहुंचने को कहा और स्वयं ऑटो लेकर अपने फ्लैट की ओर चल दिया। युग ने ऑटो अपनी सोसाइटी के बाहर रुकवा लिया। युग अभी ऑटो से उतरा ही था कि तभी उसे पीछे से आरोही आती हुई दिखाई दी। क्या हुआ बॉस, आज तो छुट्टी वाले दिन कॉल कर लिया आपने? आरोही ने युग से पूछा। युग ने फटाफट कल से आज तक की सारी बातें आरोही को बता दी। कल मैं तो मजाक कर रही थी, पर लगता है आपको सच में कोई भूतनी मिल गई, आरोही ने हंसते हुए कहा। वैसे बॉस, वो देखने में सुंदर थी क्या? सुना है चुड़ैलें बहुत सुंदर होती हैं। मतलब तुम भी कोई चुड़ैल हो? युग ने भी मुस्कुराकर आरोही के साथ शरारत की। पहले ये बताइए कि ये आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है या बेइज्जती की? आरोही ने युग को घूरते हुए कहा। बेइज्जती की, युग ने आरोही को चिढ़ाते हुए कहा। फिर ठीक है, एक्चुअली मुझे कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल पसंद नहीं, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। बात करते करते युग अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच गया। युग ने कार्ड से फ्लैट का दरवाजा खोला और आरोही के साथ अंदर आ गया। युग तुरंत अपने बेडरूम में पहुंचा और बैग से अपना लैपटॉप निकालकर ड्राइंग रूम में आ गया। लगता है चुड़ैल बहुत अच्छा परफ्यूम लगाती थी, अभी तक महक रहा है, आरोही ने कहा। पर युग ने आरोही की बात पर ध्यान नहीं दिया। युग ने अपना लैपटॉप खोलकर उसे कैमरे के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया। कैमरे की मेमोरी वाली फाइल खुलते ही युग तेजी से वीडियो चेक करने लगा। कुछ ही देर में वह वीडियो में उस जगह पहुंच गया जब वह ईशानी के साथ ड्राइंग रूम में आया था। युग ने उस जगह पर वीडियो को पॉज कर दिया। उस समय रात के 8:45 हुए थे। अब युग ने धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए रात 10 बजे पर ले आया। उस समय वीडियो में युग बेडरूम के अंदर की ओर जा रहा था। अब युग और आरोही की निगाहें ध्यान से वीडियो पर थीं। युग के जाने के बाद ईशानी सोफे पर ही कंबल ओढ़कर लेट गई। वह लेट तो गई थी, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ सोच रही हो। थोड़ी देर बाद वह कुछ बेचैन नजर आने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। लगभग 10:30 बजे ईशानी सोफे से उठकर खड़ी हो गई और पागलों की तरह पूरे ड्राइंग रूम के चक्कर काटने लगी। अब वह होठों ही होठों में कुछ बुदबुदा रही थी। सर,
ये कुछ बड़बड़ा रही है, आरोही ने कहा। शायद वो अपनी लिखी कविता गुनगुना रही है जो वह कल कार में भी गा रही थी। युग ने जूम करके ईशानी की लिपसिंग को पढ़ने की कोशिश की। अगले 1.5 घंटे तक ईशानी किसी विक्षिप्त की तरह ऐसे ही बड़बड़ाते हुए ड्राइंग रूम के चक्कर लगाती रही। रात 11:30 बजे वह चलते चलते रुक गई। अब उसकी आंखें आग से प्रतीत हो रही थी। तभी ईशानी ने घूर कर कैमरे की ओर देखा और एक किर्र की आवाज के साथ कैमरे का वीडियो बंद हो गया। वीडियो में अब लाइनिंग आने लगी थी। क्या क्या ये सच में कोई चुड़ैल है क्या सर? इसके घूरते ही कैमरा कैसे बंद हो गया? आरोही ने डरते डरते कहा। मुश्किल से 1 मिनट बाद वीडियो फिर शुरू हो गया। ईशानी अभी भी कैमरे को घूर रही थी, पर अब ईशानी के हाथ में 2 A4 साइज के पन्ने दिखाई दे रहे थे। ये पन्ने इसके पास कैसे आ गए? युग ने बड़बड़ाते हुए कहा। लगता है दूसरा पन्ना वही है जो उसने गगन की लाश के पास लिखकर छोड़ा था। अब ईशानी सेंटर टेबल पर बैठकर पन्नों पर कुछ लिखने लगी। दोनों पन्नों पर लिखने के बाद ईशानी ने एक पन्ना वहीं टेबल पर रखकर उस पर फ्रूट वाली डलिया रख दी। दूसरा पन्ना अभी भी ईशानी के हाथ में था। ईशानी ने उस पन्ने को 4 बार फोल्ड कर एक छोटी सी पर्ची जैसा बना दिया और कैमरे को दिखाते हुए ड्राइंग रूम के साइड में रखे एक गमले में डाल दिया। यह देख युग ने तुरंत वीडियो को पॉज किया और भागकर पीछे रखे गमले के पास पहुंच गया। पत्तियों को हल्का सा हटाते ही युग को वहां रखी एक पर्ची साफ दिखाई दे गई। युग ने उसे उठा लिया और सोफे पर बैठकर उसे जोर जोर से पढ़ने लगा। हेलो युग, कैसे हो? तुम गगन के फ्लैट पर उसकी लाश तो देख ही चुके हो, पर तुमने जिस प्रकार कारपेट में पैर उलझने पर स्वयं को बचाया वह काबिले तारीफ था। तुम एक अच्छे डिटेक्टिव हो। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह लेटर तुम्हें केस सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा। हाँ, गगन को मैंने ही मारा क्योंकि उसने मुझे कार से कुचल कर मारा। मुझे पता है कि तुम ऐसे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए अगर तुम चाहो तो गगन के सीने में धंसे चाकू से मेरे फिंगरप्रिंट ले सकते हो। और हाँ, फिंगरप्रिंट मैच कराने के लिए कल के कॉफ़ी वाले कप से मेरे फिंगरप्रिंट उठा सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुम्हें कप धोने का समय नहीं मिला होगा। नीचे कार का नंबर दिया है, उम्मीद है कि उसके आगे तुम स्वयं समझ जाओगे। मिस्ट्री गर्ल ईशानी। इसके बाद एक कार का नंबर लिखा था MP04 BD और उसके बाद 4 डिजिट लिखी हुई थी। कौन थी ईशानी? क्या रहस्य था मिस्ट्री गर्ल का? क्या ईशानी मर चुकी थी? युग के साथ जो लड़की उसके घर गई, क्या वह ईशानी की आत्मा थी? फॉरेंसिक लैब के अनुसार अगर ईशानी उस एक्सीडेंट में 7:45 पर मर गई थी तो दूसरी ईशानी कौन है? गगन को किसने मारा? ईशानी ने गमले में रखी जड़ तो एक दिन पहले रखी थी, फिर उसे कैसे पता था कि अगले दिन युग का पैर कारपेट में फंस जाएगा? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस कहानी के दूसरे भाग में, जो कि अगले शुक्रवार शाम 7 बजे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा लिखी कहानी मिस्ट्री गर्ल। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक व कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर जल्दी मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। मैं आपका एहसास।